हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इसमें हम एजुकेशन का जो यूनिट फर्स्ट है, मैंने आपको इसका सिलेबस दे चुकी हूँ। तो अगर आपने वो सिलेबस नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उसको देख लें। उसमें हम जो एजुकेशन का यूनिट जो फर्स्ट है उसके संचार एवं मीडिया और शिक्षा के पार्ट जो 1 है, इसमें ना 4 पॉइंट थे। आपने देखा होगा, अगर आपने सिलेबस मेरा देखा होगा जो मैंने आपको सिलेबस बताया है उसमें 4 पॉइंट हैं। तो उसमें से जो पहला पॉइंट है ना, उसमें उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि आखिर में वो है क्या। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि इसकी मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मे बी इसके जो है ना 2 पार्ट्स बन सकते हैं। इसी जो पार्ट है उसी के 2 पार्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मतलब एक तरीके से आपको हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से जानना भी होगा, क्योंकि पेपर में कहीं से भी उठ के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये मौखिक, गैर मौखिक, लिखित। पहले मैं इन तीनों के बारे में आपको इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूँगी। फिर जो अगला पार्ट आएगा उसमें मैं औपचारिक, गैर औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करूँगी। तो इसलिए आप इसको 2 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करके पढ़ाऊँगी, जिससे आपको भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो और आपको भी समझने में आसानी हो। तो अब देखते हैं कि संचार है क्या। पहले हम ये जानेंगे, क्योंकि हम संचार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हम जाने तो कि संचार है क्या। क्योंकि जब तक हमें वही नहीं पता चलेगा तो हम कैसे आगे पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। तो वही बात है कि पहले हम ये जान लेते हैं कि जो संचार है वो है क्या। तो संचार को ना हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? कम्युनिकेशन कहते हैं। आपने इंग्लिश में ये वर्ड ज़रूर सुना होगा कि संचार को क्या होता है? कम्युनिकेशन। तो जो संचार वर्ड है ना, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि संचार जो अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कि कम्युनिकेशन का ये एक तरीके से हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको संचार कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये जो संचार वर्ड है वो संस्कृत के चर मतलब आपने अगर मैथ्स में भी पढ़ा होगा तो आपने वेरिएबल और नॉन वेरिएबल पढ़े थे, वैसे हिंदी में भी चर और अचर होता था। तो जो चर होता था वो क्या होता था कि एक तरीके से परिवर्तित हो सकता था। तो वही है कि जो चर धातु से संचार शब्द निर्मित हुआ है। चर धातु का मतलब है चलना, और संचार का सामान्य अर्थ किसी बात को आगे बढ़ाना या चलना या फैलाना ये जो हो सकता है। मैं आपको इसका एक शॉर्ट मतलब भी बताऊंगी कि संचार आखिर में है क्या। परंतु जब आपसे यूँ पूछा जाएगा पेपर में कि संचार क्या है, तो आपको ये तो है ना कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एक क्वेश्चन बहुत मार्क्स का आता है, तो आप उसके अंदर ये तो ना कि शॉर्ट में लिख के आ जाएंगे कि हाँ, संचार किसी भी व्यक्ति को एक मतलब आदान प्रदान करना अपनी सूचनाओं का, वो संचार हो जाता है। तो ऐसे तो नहीं आप लिख सकते। पहले आप उसको अच्छे से ब्रीफली समझाएंगे तो आप लिख पाएंगे, तो वो अच्छा इम्पैक्ट भी डालता है टीचर्स के ऊपर। तो जो संचार है वो सामान्य अर्थ में किसी बात को आगे बढ़ाना, चलाना या फैलाना है। जब हम संचार शब्द का प्रयोग कम्युनिकेशन के विशिष्ट अर्थ में करते हैं, तो अंग्रेजी में जो कम्युनिकेशन शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है? समूह या मनुष्य का एक दूसरे के साथ संबंध, या भाईचारा या मैत्री भाव, सहभागिता। यानी जो मनुष्य का परस्पर व्यवहार, संपर्क या आदान प्रदान, किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करते हैं। इट मीन्स हम अपनी बातों को एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो वो भी क्या है? संचार ही है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब आपको क्या कर रही हूँ, ये भी एक तरीके से संचार है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ, आप उसे समझ रहे हैं। तो आपने क्या हुआ, मैंने बोला और आपके पास वो बात पहुंची, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन है। मैंने अपनी बात को आपको अच्छे से साझा कर दिया, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन है। यानी अब मैं आपको एक शॉर्ट मतलब बता देती हूँ कि ये संचार क्या है। जब मनुष्य अपने हाव भाव, संकेतों और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, या तो वो अपने वो क्या कहते हैं, जो इम्प्रेशंस होते हैं डालकर कि हाँ आपने कुछ एक्टिंग कर दी, या हाव भाव के थ्रू आपने उसको समझा दिया कुछ अपनी बातों को, या आपने इशारों के थ्रू से समझा दिया, या आपने उसे बोल कर या लिख कर, आपने जिस तरीके से भी अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाई, तो वो क्या है? एक तरीके से संचार है। तो यही है। अब इसका दूसरा एक अर्थ ये भी समझ लीजिए कि जो दो व्यक्तियों में आमने सामने बैठकर होने वाली गपशप, टेलीफोन पर जैसे हम करते हैं, अगर हम वार्तालाप करते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं वो भी तो एक संचार का ही काम करें, क्योंकि वो उस पर जो हेडिंग्स लिखी होती है आपको पूरी दुनिया के बारे में क्या पता चलता है उससे। तो ये भी क्या एक संचार का ही साधन है। दूरदर्शन हो गया, टीवी हो गया, टीवी के थ्रू भी आपको सब चीज़ पता चल रही है। जो टीवी में जो दिखाया जा रहा है वो अपनी बातों को आप तक पहुंचा पा रहे हैं, तो वो भी क्या एक संचार है। और हम किसी के साथ सूचना या विचार या दृष्टिकोण का आदान प्रदान, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर हम अपनी सूचना या विचार जो हम सोचिए, जो हमारा जो दृष्टिकोण है, अगर हम उसका आदान प्रदान करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? संचार। तो आपको मैंने ये 2 डेफिनेशन बता दी। अगर आपको इजी वे में जैसे कि
इसमें आपने देख लिया कि हाँ, आपको हर जगह ये दो, यहाँ से यहाँ तक भी आपका एक शॉर्ट मतलब एक तरीके से बन जा रहा है। और एक यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपके लिए बहुत ईजी है समझना, यहाँ से यहाँ तक, तो आप इसे देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर जो अब जैसे कि ये टॉपिक ही था हमारा कि शिक्षा में संचार, तो संचार का हमारी शिक्षा में क्या योगदान रहा है। जो संचार का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि संचार का मतलब होता है हम अपनी बातों को आदान प्रदान करते हैं। जब हम जो मुझे बात कहनी है वो मैं आपको समझा पा रही हूँ, तो जो संचार है उसका आखिर में शिक्षा में क्या महत्व है। अब आपको एक एग्जाम्पल तो इस वीडियो से ही देखने से पता चल गया। मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, तो ये भी तो एक बोलना भी मतलब संचार करना, मैंने अपनी बातों को आप तक पहुंचाया, तो ये क्या संचार है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, एक तरीके से संचार के थ्रू, तो मैं अपनी शिक्षा का आपको आदान प्रदान कर पा रही हूँ। तो वही है कि शिक्षा में संचार का क्या महत्व है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जो संचार है उसका शिक्षा में क्या महत्व है। तो मैंने इसमें टोटल 5 पॉइंट्स करवा रखे हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। मैं आपको समझा देती हूँ कि शिक्षा में संचार का अहम और महत्वपूर्ण योगदान है। संचार के अलग अलग माध्यम आने से शिक्षा में गति पकड़ी है। जैसे कि आपने देखा भी कि इस टाइम जब कोरोना आया था तो उस टाइम क्या हो गई थी, सब चीज़ ऑनलाइन हो गई थी। पहले क्या होता था, ऑफलाइन होता था, तो उसमें जो टीचर था वो सामने बोलकर हमें समझा पाता था। वैसे ही बट ऑनलाइन हुआ तो उसके थ्रू क्या हो गया, हमने इस जूम पे क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी। तो इस टाइप से हमें अलग अलग सुविधा के माध्यम से भी हमने क्या किया, संचार का वो किया, शिक्षा में इन्वॉल्वमेंट देखी हमने संचार का। जो संप्रेषण के, इसको हम मैंने आपको बता देती हूँ कि जो संचार है उसे ही हम संप्रेषण भी कहते हैं। तो आप इन दो टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने कहीं कहीं पे आपको संप्रेषण भी लिख दिया है, तो आप इस दो टर्म्स में कंफ्यूज मत होना। मैंने आपको ऊपर ये भी बताया था हाँ, कि जो संचार है वो प्रेषक का प्राप्तकर्ता, प्रेषक क्या होता है, जो भेजने वाला होता है। जैसे मैं प्रेषक हो गई और आप कौन हो गए, प्राप्तकर्ता हो गए, क्योंकि वो आप इस सूचना को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, और मैं आपको ये बात बोलकर समझा रही हूँ इसलिए मैं प्रेषक हो गई। तो वही होता है कि संचार प्रेषक को प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है। संचार क्या है कि प्रेषक का प्राप्तकर्ता को एक सूचना भेजने की प्रक्रिया को भी हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं, जिसमें जानकारी पहुंचाने के लिए ऐसे माध्यम का यूज किया जाता है ना, जिससे संप्रेषित सूचना प्रेषक को और प्राप्तकर्ता दोनों को समझ आ सके। ये नहीं कि मैंने आपको कुछ बोला, मैंने अगर आपको मान लो कि मैं आपको फ्रेंच लैंग्वेज बोल रही हूँ और आप उस फ्रेंच लैंग्वेज को समझ ही नहीं रहे, तो वो क्या हो गया, वो संचार थोड़ी ना हुआ, वो संचार हो ही नहीं सकता। संचार तभी होगा जब मैंने आपको कुछ बात कही और वो आपको समझ में आ गई, तो वो संचार होता है। तो यही है, इसमें यही कहा गया है कि जब संप्रेषित सूचना प्रेषक को और प्राप्तकर्ता, मतलब जो प्रेषक के जो भेजने वाला है वो अपनी बात, और जो प्राप्त करता है वो दोनों को समझ आए, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। और ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्राणी क्या करता है, एक प्राणी विभिन्न माध्यमों के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है। तो यही है, तो इसलिए मैंने आपको देखा, आपने इसी वर्ड से संप्रेषक और ये जो प्राप्त करता है इसी वर्ड से क्या बना है, एक जो संप्रेषक वर्ड है, संप्रेषण। जो मैंने आपको बताया कि संप्रेषण और संचार एक ही वर्ड है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो शिक्षा में मैंने जैसे आपको हम पढ़ रहे थे क्या कि शिक्षा में संचार का क्या महत्व है, तो वही है कि संप्रेषण के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी बातों एवं विचारों और या शक्तियों को एक दूसरे तक साझा कर पाता है। कि हम अपनी बातों और विचारों का किसके थ्रू कर पा रहे हैं, संप्रेषण के थ्रू ही कर पा रहे हैं साझा। संचार शिक्षा की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर मान लो कि अगर संचार होता ही नहीं, कम्युनिकेशन कोई चीज़ होती ही नहीं, तो क्या शिक्षा हो पाती, नहीं हो पाती। क्योंकि जब मैं आपको अपनी बातों को समझा ही नहीं पा रही हूँ, या ना तो मैं आपको लिखकर कुछ बात समझा पा रही हूँ, ना तो मैं आपको बोलकर समझा पा रही हूँ, ना मैं आपको इशारे करके समझा पा रही हूँ, ना मैं आपको किसी भी तरीके से नहीं समझा पा रही, तो वो क्या है, वो शिक्षा हो ही नहीं पाती। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि जो संचार है वो शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है, और बिना संप्रेषण के अधिगम और शिक्षण नहीं हो सकता है। आज संचार के वजह से जो संचार प्रौद्योगिकी की अलग पढ़ाई होने लगी है, इसमें बहुत बेहतर स्तर पर छात्र पहुंच चुके हैं। और इसी वजह से ना क्या होने लग गया ना कि अब जो संचार की वजह से क्या होने लग गया कि टेक्नोलॉजी, जो संचार की जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें भी अलग, उसकी भी पढ़ाई मतलब एक तरीके से स्टार्ट कर दिया है। तो इसने भी क्या कर दिया, एक तरीके से एक अलग मुकाम हासिल किया है, आपको पता चल गया। अब जो संचार संप्रेषण, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही है ना। तो
संचार के माध्यम से शोध के कार्य आसान हुए हैं। पहले शोध में काफ़ी समय लगता था, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए प्रयुक्त साधन उपलब्ध नहीं था। परंतु अब क्या है कि अब बहुत फास्टेस्ट काम हो गया है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से संचार क्या हो गया और आसान, उसने और गति अच्छे से पकड़ी है। क्योंकि अगर इंटरनेट हो चुका है तो क्या होता है, उस इंटरनेट के थ्रू ही हम अपनी आपने देखा होगा इंटरनेट से व्हाट्सएप भी चलता है। हम व्हाट्सएप पे कुछ भी लिखते हैं, वो तुरंत ही जिस बंदे को हम कुछ बात कहना चाहते हैं उस तक वो बात पहुंच जाती है। तो इसने भी तो एक तरीके से, इंटरनेट ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है संचार को आसान बनाने के लिए, और इसने इसी वजह से एक शिक्षा जगत के लिए क्रांति लेकर भी आया है जो इंटरनेट है एक तरीके से, ठीक है, संचार के थ्रू। और इससे है ना पढ़ाई लिखाई के कार्य भी आसान हुए हैं, और संचार की मदद से एक विषय पे कई लोग एक साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं तथा नई बुलंदी हासिल करते हैं। इससे क्या हुआ है कि अगर संचार अगर इजी वे में हम कर पा रहे हैं, तो इसने क्या किया, हमारी जो पढ़ाई लिखाई है उसको भी तो आसान कर ही दिया है कि हम घर बैठे ही क्या कर पाते हैं, जो हम शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो आसानी से ग्रहण कर पा रहे हैं, जो कि कोरोना का टाइम होते हुए भी। तो इसी वजह से इसने क्या करा है, पढ़ाई लिखाई के कार्य को भी आसान किया है। और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों, सूचनाओं का हस्तांतरण होता है। एक तरीके से वो जो हम अपने विचारों और सूचनाओं को ट्रांसफ़र कर पाते हैं, तथा वाद विवादों के द्वारा विद्यार्थियों को बौद्धिक विकास किया जाता है। क्योंकि आप देखते हैं जब हम क्लास में होते थे तो क्या होता था, उस टाइम पे हम एक दूसरे से, मैम हमसे कुछ कन्वर्सेशन करती थी तो हम उसके एक तरीके से उसमें हम क्या करने लग जाते, अपनी इन्वॉल्वमेंट भी शो करने लग जाते थे, और कुछ डायरेक्ट हम कुछ बातों को अपनी क्या करते थे, टीचर्स के सामने रिप्रेजेंट करते थे। तो उसने एक तरीके से क्या किया था, अपने जो हमारा मेंटलिटी जो डेवलपमेंट है उसको भी क्या किया था, उसने स्ट्रॉन्ग किया था। और विचारों एवं सूचनाओं के हस्तांतरण और वाद विवादों के लिए संप्रेषण की प्रक्रिया अनिवार्य शर्त है, क्योंकि अगर संप्रेषण होगा ही नहीं तो उससे हम अपने विचारों और सूचनाओं का हस्तांतरण नहीं कर पाएंगे। इस कारण से जो संप्रेषण है शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है, और इसका शिक्षा के बहुत महत्व है। इसमें जो इसका अगर संप्रेषण होगा ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो शिक्षा भी एक तरीके से वो नहीं हो सकती आसानी से, बहुत डिफ़िकल्टी, क्योंकि होती ही नहीं, शिक्षा होती ही नहीं अगर संप्रेषण नहीं होता। क्योंकि हम अपनी बातों को जब बोल कर, लिख कर, इशारों में, हाव भाव के थ्रू, किसी भी थ्रू नहीं बता पाते, अनौपचारिक औपचारिक किसी भी तरह नहीं बता पाते, तो वो शिक्षा होती नहीं। अब आपको मैं बताती हूँ कि संचार की ना बहुत से ना किसी ने अन्य परिभाषाएं भी दी हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये 2 मैंने डेफिनेशंस ली हैं क्योंकि जिनका न्यूमर एवं समर के अनुसार जो संप्रेषण है, 1 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, स्वभाव आदि भावनाओं का आदान प्रदान होता है। किसके अनुसार, जो न्यूमर है। पेपर में ना, क्योंकि आपको अगर अच्छा इंप्रेशन टीचर्स के ऊपर डालना होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपने अपनी सोल की बुक्स भी देखी होंगी, तो उसके अंदर भी कितने सारे राइटर्स, विद्वान, ये सब दिए होते हैं, और उनकी वो दिए होते हैं कि उन्होंने क्या क्या डेफिनेशंस दिए हैं। तो वो एक तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने आपको इसमें भी संचार एवं संप्रेषण की जो परिभाषा है उसमें भी मैंने 2 आपको उनके अनुसार जो संप्रेषण की जो परिभाषा है उनको बताया है कि संप्रेषण क्या है कि 1 या उससे 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने भाव विचारों का आदान प्रदान क्या होता है, संप्रेषण होता है। और जे.बी. लिगन के अनुसार जो संचार है वो एक ऐसी प्रक्रिया है ना जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति आपस में किसी एक संदेश पर समान समझ पैदा करने एवं विचार, भाव, तथ्यों, प्रभाव इत्यादि का आदान प्रदान करते हैं। कि इस आपको पता है कि अगर संप्रेषण कब होगा, जब एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति, एक व्यक्तियों में तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपको बोल रही हूँ अपने आप को ही समझ रही हूँ, क्या बात हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप और मैं 2 व्यक्ति हो गए तो ऐसे करके तभी संप्रेषण किया जा सकता है, या 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, तभी जाके क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये जे.पी. लिगन के अनुसार था। अब हम देखते हैं कि जो संचार है, कम्युनिकेशन है, उसके कितने टाइप्स है, उसके कितने प्रकार है। तो उसके निम्नलिखित टाइप्स हैं, बट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ओनली जो आपकी जो सिलेबस में है उन्हीं के बारे में, उन संचार के प्रकारों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसमें निम्नलिखित प्रकार है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ उसमें कितने टाइप्स हैं। इसमें जो एक मौखिक हो गया, एक गैर मौखिक हो गया, एक लिखित, औपचारिक, अनौपचारिक, गैर औपचारिक, अंतर्व्यक्तिगत संचार,
अंतः व्यक्ति संचार, जन संचार, समूह संचार। तो इसमें हम टोटल ओनली इन 6 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं के बारे में आपके उसमें भी दे रखा है यूनिट में कि कौन कौन से टॉपिक आने हैं, तो यहीं तक हम आपको पढ़ेंगे। बट ये भी होते हैं संचार के टाइप्स, बट हम इसमें इतने के बारे में पढ़ेंगे। परंतु इस वीडियो में वैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट 2 और पार्ट 1 होगा इसके, तो क्या कहते हैं मौखिक, गैर मौखिक और लिखित इस पार्ट में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि आखिर में मौखिक संचार कैसा है, गैर मौखिक संचार क्या है और लिखित संचार क्या है। पहले हम किसके बारे में देखेंगे, मौखिक संचार, कि मौखिक संचार क्या है। तो जो मौखिक संचार, जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, मौखिक मतलब मुंह से हम बोलकर अपनी बातों को क्या कर रहे हैं, अपनी सूचनाओं को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये हो गया मौखिक। अब इसमें मैंने आपको डेफिनेशन लिख रखे हैं कि जो मौखिक संचार से तात्पर्य क्या है, संचारक द्वारा किसी सूचना अथवा संवाद का मुख से उच्चारण कर, अपने मुंह से उच्चारण कर संवाद प्राप्तकर्ता को प्रेषित करने से है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बोल करी तो आपको अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रही हूँ। इसमें मैंने दो कम्युनिकेशन के टाइप्स का यूज़ किया। कौन कौन से, एक तो मैंने इसमें रिटन, एक लिखित वाला कर रखा है और एक ओरल कर रखा है, एक मीन्स मौखिक कर रखा है। इनमें मैंने आपको 2 टाइप्स के, उसके थ्रू ही मैं संचार आपसे कर पा रही हूँ। बट इस टाइम मैं क्या कर रही हूँ आपको मौखिक के, तो मौखिक मतलब मुंह से उच्चारण कर अपने संवाद को क्या करना है, प्राप्तकर्ता को प्रेरित कर, मतलब प्रेषित करने से है, प्रेरित करने से है। दूसरे शब्दों में, जो सूचनाओं या संदेशों लिखित ना वरन परंतु जुबानी से कहे जाए, मतलब हम बोलकर बताए जाएं, तो उसी हम क्या कहते हैं, मौखिक संचार कहते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि मौखिक संचार में हम किन किन साधनों का यूज़ करते हैं। अगर हम बोलकर हम अपनी बातों को संवाद कर रहे हैं, तो उसके कुछ तो साधन होंगे। जैसे कि अब उसके साधन हम देखते हैं क्या क्या है। अगर हमने आमने सामने बैठकर दिए गए आदेश, आमने सामने बैठकर मैंने आपको कुछ बोला, रेडियो द्वारा भी आपको क्या होता है, एक मौखिक संचार ही होता है, क्योंकि उसमें भी हम क्या करते हैं, सुनते हैं। प्राप्तकर्ता जो होता है वो सुनता है और उसकी बातों को क्या करता है, समझता है। और दूरदर्शन, टेलीविज़न के थ्रू भी हम करते हैं, दूरभाष के थ्रू भी करते हैं, या सम्मेलन या सभाएं होती है, तो उसमें भी क्या आपको बोलकर ही तो कुछ अपनी बातों को कम्युनिकेट किया जाता है ना। तो ये हो गया। या संयुक्त विचार विमर्श या साक्षात्कार के आदि के थ्रू, ये मौखिक संचार के ये क्या है, साधन है। इनके थ्रू हम क्या करते हैं, संचार कर पाते हैं मौखिक के। अब मौखिक संचार के क्या क्या लाभ होते हैं, इनके कुछ प्रॉफिट और लॉस भी होते हैं, कि अगर मौखिक संचार होता है तो उसके क्या क्या प्रॉफिट है कंपैरिजन टू अदर, जैसे लिखित हो गया, और गैर मौखिक के कंपैरिजन में इसके क्या लाभ हैं। तो मौखिक संचार के क्या लाभ है, इस पद्धति से क्या होता है, समय एवं धन दोनों की बचत होती है। समय की कैसे बचत होती है, हमने जैसे बोला वो समझ गया, क्योंकि अगर हम रिटन में देखा जाए तो हम लिख कर उसको अपनी बात को समझाएंगे, तो इसमें क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए ये जो क्या है, ये समय की भी बचत करता है। और धन की कैसे बचत करता है, अगर आप पेपर पेन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपकी एक तरीके से पैसे ही तो यूज़ होते हैं। तो ये क्या है, ये समय और बचत दोनों की बचत करने योग्य क्या है, एक साधन है। तो इसका एक ये भी लाभ है, और इसे आसानी से समझा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको बोलकर अगर मैं आपको बता रही हूँ तो आपने इसे आसानी से क्या कर लिया, समझ लिया। और इसका थर्ड प्रॉफिट ये है कि एक संकटकालीन अवधि में कार्य गति लाने के लिए मौखिक पद्धति एक मात्र विधि होती है। अगर मैं वहाँ पर, अगर संकटकालीन की स्थिति है और मैं अपनी बातों को लिख के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो क्या होता है, अगर मैंने आपको वही बोलकर बात समझा दी, तो उसने क्या कर दिया, एक कार्य में गति लाने के लिए भी इसने क्या करता है, एक मौखिक पद्धति क्या है, एक बेस्ट एक तरीके से है। और मौखिक संचार लिखित संचार की तुलना में क्या है, अधिक लचीला होता है, क्योंकि आपको भी पता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो एक लिखित है, तो उसमें क्या होता है, अगर हम उसमें संशोधन, उसमें हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो इतना फ्लेक्सिबल एक तरीके से, उसमें बहुत हमें कार्यविधि करनी पड़ती है, तब जाके उसमें क्या होता है, चेंजेस हो पाते हैं। परंतु जो मैंने बात आपको कही, और मैंने अगर आपको कुछ गलत बात कह दी, तो मैंने उसको तुरंत ही आपको उसको ठीक करके उसी टाइम मैंने आपको सही भी बात कह दी। तो ये क्या है, एक तरीके से लिखित संचार की तुलना में क्या है, एक अधिक लचीलापन है। इसमें हम करेक्ट उसी टाइम पे क्या कर लेते हैं, अपनी बातों को चेंज कर और आराम से उसको कह पाते हैं। तो ये क्या है, एक लचीला है मौखिक संचार लिखित संचार के कंपैरिजन में।
और इसका एक और प्रॉफिट ये है कि जो मौखिक संचार है वो पारंपरिक सद्भाव और सद्भाव में वृद्धि करता है। और 6 पॉइंट इसका ये है कि मौखिक संप्रेषण जल्दी प्रेषित करता है, लेकिन सूचना प्रत्यक्ष रूप से भेजी जाती है और प्राप्तकर्ता भी सूचना जल्दी प्राप्त कर उसको प्रति पुष्टि की तुरंत दे देता है। जैसे मैंने आपको कोई बात कही, मौखिक संप्रेषण में ये होता है कि जल्दी से आपको कुछ भी रिस्पॉन्स मिल जाता है। मैंने आपको बात कही और आपने कुछ बात कह दी, तो उसमें मुझे क्या हुआ, जल्दी से जो प्रेषक था उसको भी उसका आंसर मिल गया। तो उसमें क्या होता है, जल्दी से क्या हो जाता है, एक पुष्टि की जा सकती है उसकी जो बातें हैं उसको। और इसका 7th प्रॉफिट ये है कि जो मौखिक संप्रेषण द्वारा प्रेषण जो है, प्रेषण मतलब जो बातों को अपनी कहता है, प्रेषण अपनी कही बात या संदेश को हाव भाव, ध्वनि, संकेत या इशारों की सहायता से भी समझा पाता है। मौखिक संप्रेषण तभी तो हो पाता है ना जब हम एक दूसरे के सामने होते हैं। तो उसमें अगर मैंने आपको कुछ बात, अगर मान लो आपको नहीं भी सुनाई दी और मैंने वैसा रिएक्ट कर दिया, जैसे हम देखते हैं कि अगर मैं आपको बैठने के लिए कहती हूँ, तो अगर मैंने आपको एक इशारा देकर भी कहते हैं कि हाँ सिट डाउन, तो आप समझ जाते हैं, बिना बोले भी उस बात को समझ जाते हैं। तो सामने वो एक तरीके से, और एक तरीके से क्या होता है, वो उसमें लिखित संप्रेषण के थ्रू क्या होता है, काम कम होता है। हम उसको अपने हाव भाव, ध्वनि, संकेत, अगर जो बात हम कहने पे भी वो बंदा नहीं समझ पाता है, तो हम उसको अपने इशारों, हाव भाव या उसके थ्रू भी उसको हम आसानी से समझा पाते हैं। तो मौखिक संप्रेषण का एक ये भी लाभ है। अब हम देखते हैं कि जो मौखिक संप्रेषण है उसके दोष क्या हैं। किसके, मौखिक संप्रेषण के दोष, क्योंकि जिसके अगर कुछ प्रॉफिट होते हैं उसके लॉस भी होते ही होते हैं। जैसे कि मैंने हर चीज़ आपको, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको हर एक बहुत बार ये बातें कह रखी हैं कि अगर हम किसी चीज़ का, अगर हम एक गुड इम्पैक्ट पढ़ते हैं तो उसका एक बैड इम्पैक्ट भी होता ही होता है। अगर किसी में, हम कहते हैं ना कि हर किसी में एक अच्छे गुण नहीं हो सकता ना, हर किसी में सारे की सारी क्वालिटी नहीं हो पाती है। तो वैसी ये चीज़ कि अगर किसी चीज़ में, अगर किसी में प्रॉफिट है तो उसका एक तरीके से लॉस भी है, उसके कुछ दोष भी होते ही हैं। तो इसके दोषों के बारे में हम देखते हैं कि जो मौखिक संप्रेषण के लिए ना ये आवश्यक होता है ना कि जिस समय संदेश देने वाला जो व्यक्ति होता है ना, संदेश प्रेषित करना चाहता है, उस समय संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी उपलब्ध होना चाहिए। अब मान लो मैं आपको बात कह रही हूँ और आप वहाँ पे प्रेजेंट हो ही ना, तो ये तो असफल ही हो गया। अब हम अपने संदेश को एक तरीके से, हमारा जो संदेश है उस तक नहीं पहुँच पाया, तो वो क्या हो गया, एक विफल कार्य हो गया। तो इसका भी एक ये भी दोष है कि उसके सामने ही व्यक्ति होना चाहिए, तभी हम अपनी बातों को कह पाते हैं। परंतु लिखित संप्रेषण में ऐसा नहीं होता। लिखित संप्रेषण में होता है, हमने उसको लिख दिया, जब उसके पास टाइम होता है वो उस टाइम उसको देखता है और पढ़कर और समझ लेता है कि हमने उसको क्या कहा। तो ये चीज़ इसमें हो जाता है एक दोष। और इसमें क्या होता है कि विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के लिए, संचार के लिए, ये मौखिक संचार क्या होता है, विफल होता है। अब आपको ये मैं बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको बहुत एक तरीके से बहुत बड़ी चौड़ी बातें कही, तो आपको उस टाइम उस बात को समझना और उसको ग्रहण करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। तो इस कारण से भी क्या होता है, ये एक जटिल सूचनाओं के लिए मतलब क्या होता है, खराब एक तरीके से होता है, मौखिक संचार विफल हो जाता है उसमें। परंतु वही लिखित होता है, तो अगर मैंने उस बात को एक बार लिख रखा है, अगर उसको नहीं समझ में आया, वो दोबारा उस चीज़ को पढ़कर और फिर वो समझ लेता है, उसको तीसरी बार भी पढ़ के समझ लेगा अगर उसको नहीं समझ में आया। परंतु जो हमने बोल दिया उसको मैं बार बार रिपीट करके तो नहीं समझा पा रही। जैसे अब यही है, मैंने आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, फिर उसको एक बार आप खुद भी पढ़ेंगे, फिर आप मेरी बातों को सुनेंगे, फिर उसको समझेंगे। तो ऐसा होता है। परंतु मौखिक संचार इस चीज़ में विफल हो जाता है, क्योंकि वो एक बार कह दिया जाता है, उसके बाद उस जो जटिल अगर बातें हैं तो उसको समझना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसकी एक हानि ये भी है कि जो मौखिक वार्ता होती है वो भावी संदर्भ के लिए अनुपयुक्त होती है। भावी संदर्भ मतलब भविष्य के लिए एक अनुपयुक्त होती है, क्योंकि जो हम बोल देते हैं वो बात अगर भविष्य में अगर हम उसकी पुष्टि करने लग जाते हैं तो कोई देखते हैं ना, अगर हम कोई बात बोलते हैं तो उसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं, आगे चलकर वो बात वैसी रह ही नहीं जाती जैसे हमने बोली होती है। तो वही चीज़ है कि जो भावी संदर्भ के लिए क्या होती है, अनुपयुक्त होती है, कि जो बात हमने कही वो भविष्य में पुष्टि की जाने लायक नहीं होती है। और परंतु जो लिखित होती है वो एक जगह लिख जाते तो वो बात होती है कि हाँ आपने मुझे ये बात कही थी ही। ऐसा नहीं है कि आप उसमें पलट जाओ कि नहीं मैंने ये तो कहा ही नहीं आपको, पर उसमें एक वो होता है कि हाँ उसमें मैंने आपको ये बात कही है, तो इट मीन्स इट्स रॉन्ग। तो ये चीज़ होता है। परंतु मौखिक वार्ता में भावी संदर्भ के लिए कोई मतलब एक अनुपयुक्त है वो उसके लिए।
मौखिक जो संदेश वाहनों में सूचनाकर्ता को सोचने का अधिक मौका नहीं मिलता है। मान लो मैं आपको कुछ बात कह रही हूँ और अगर आप उस टाइम मतलब कोई कोई होता है कि वो बहुत देर से बातों को समझता है, तो क्या होता है वो सूचनाकर्ता को सोचने का अधिक टाइम वो दे ही नहीं पाता, क्योंकि हम अपनी बातों को कह डालते हैं और उसको जब तक वो समझ में भी नहीं आया और तब तक हमने अपनी बातों को ख़त्म भी कर दिया। तो ये चीज़ होता है कि जो मौखिक संदेश वाहन में सूचनाकर्ता को सोचने का अधिक मौका नहीं मिलता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो दोष में, वो है कि मौखिक संचार गलतफहमी पैदा कर सकता है अगर स्पीकर ने सावधानी से अपने विचारों को व्यवस्थित नहीं किया है। अगर मैंने आपको बोलने में कुछ ऐसी बातें मतलब अगर मैं अपने विचारों को अच्छे से आपको बता ही नहीं पा रही, तो आप में एक तरीके से वो गलतफहमी, नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, कुछ ऐसा होगा, तो आपको मतलब एक तरीके से क्या होने लग जाता है, गलतफहमी से होने लग जाता है कि नहीं ये बात हमने ऐसी नहीं सुनी थी, हमने ऐसी सुनी थी। तो इससे क्या होता है, गलतफहमी पैदा करने का भी एक तरीके से मौखिक संचार कारण बन जाता है। तो इसका एक ये भी दोष है। और एक ये क्या होता है, जो मौखिक जो होता है मौखिक संप्रेषण, वो क्या होता है, ये कम गोपनीय होता है। मतलब अगर मैं आपको बोलकर बता रही हूँ तो एक तरीके से हिडन नहीं रहेगा, परंतु अगर मैंने आपको लिख कर बता दिया तो वो आप ही तक सीमित है और मेरे तक सीमित है जिसने ये बात कही है। तो ये क्या हो गया, ये गोपनीय कम होता है जो मौखिक संचार होता है, परंतु जो लिखित संचार होता है वो क्या होता है, गोपनीय भी होता है। सॉरी, क्योंकि जो कभी कभी जो स्पीकर के मुंह से ना शब्दों को नियंत्रित नहीं कर पाता, जो छिपी हुई बातचीत भी होती है वो भी क्या हो जाता है, वो बोल देता है। तो यही चीज़ है कि जो मौखिक संप्रेषण के ये सब दोष हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो मौखिक संप्रेषण के जो दोष होते हैं ना, वही लिखित संप्रेषण के लाभ हो जाते हैं, और जो मौखिक संप्रेषण के लाभ होते हैं वो लिखित संप्रेषण की हानि हो जाती है। सॉरी, मेरी वॉइस थोड़ी डिफरेंट हो गई है। तो यही चीज़ थी। मैंने आपको इसमें क्या कहते हैं, क्या क्या पढ़ाया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम इसमें। मैंने आपको पढ़ाया कि संचार जो है वो हकीर है क्या। फिर हमने देखा कि जो संचार है उस जो शिक्षा में संचार का क्या महत्व है, ये चीज़ हमने इसमें देखी। फिर हमने देखा कि जो संचार है वो कितने टाइप्स के हैं, और जो संचार की जो डिफरेंट जो लोगों ने मतलब उसके अनुसार संप्रेषण क्या है, इनके बारे में हमने देखा। फिर संचार के क्या क्या टाइप्स हैं हमने वो देखे कि जो संचार के जो प्रकार हैं वो क्या क्या हैं। और उसमें उस संचार के जो प्रकारों में हमने एक संचार का जो टाइप है वो देखा, कौन सा, मौखिक संचार, कौन सा, मौखिक संचार। इसके बारे में पढ़ना। फिर हमने मौखिक संचार के जो साधन हैं उनके बारे में देखा। फिर हमने देखा कि जो मौखिक संचार के लाभ तथा फिर उसकी क्या देखा हमने, हानियाँ, जो उसके दोष हैं उनके बारे में देखा। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो फिर आपको इसको पहले आपको अच्छे से समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक आप इस वीडियो को देखें और समझें, और फिर मैं आपको नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको गैर मौखिक, लिखित और अनौपचारिक और गैर औपचारिक ये सब करवा दूँगी। तो अब इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि वो आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस टाइम आप जानते हैं कि बुक्स सोल वालों ने भी प्रोवाइड नहीं करी हैं। तो मैं आपके लिए इसलिए ये वीडियोस लेके आ रही हूँ जिससे आपके लिए हेल्पफुल हो सके। और अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए मेरे चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड क्वेरीज होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए।